Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, today we discuss part 11 of our current affair with MCQ. तो let's start. तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे अबाउट जूम ऐप. तो देखिए क्या है कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसने जूम ऐप के रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू किया. तो ये जूम ऐप है क्या जिसकी वजह से कोरोना वायरस के टाइम में साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को एकदम से गाइडलाइंस निकालने की ज़रूरत पड़ गई. तो ये क्या है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारी, उसके अंडर आता है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर. उसने गाइडलाइंस निकाली है एक ऐप के लिए जो कि नाम है उसका जूम. और ये एक वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिससे कि बेसिकली क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, मीटिंग्स हो जाती है. मतलब कि जैसे कि आप वैसे भी वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स है, बट ये बेसिकली एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने अपनी गाइडलाइंस में ये एडवाइजरी निकाली है और उन्होंने कहा है कि जूम जो है वो एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं. तो ये जो है जूम क्लाउड मीटिंग्स ऐप है, तो ये जिस तरीके से ये प्ले स्टोर पे दिखाई देता है. और यहाँ पे आप कहा भी गया है कि आप इससे मीटिंग जो है उसको इंस्टेंटली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं और उसके साथ इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं. और इसमें ये भी कहा गया है कि जो वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छे लेवल की है. तो जिससे आप जिसके थ्रू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं, अभी भी हम वीडियो कॉल्स करते हैं अपने नोन्स के साथ. तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये एक यूएसए बेस्ड जूम वीडियो कम्युनिकेशन एक्ट है जिसका कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज इंडिया के अंडर देखा गया है. क्योंकि देखिए क्या है कि लॉकडाउन हो रखा है, जितने भी ऑफिस गोयर्स हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, पर उनको अपना काम तो पूरा करना है. तो इस वजह से वो जूम वीडियो कम्युनिकेशन ऐप का यूज़ कर रहे हैं. पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये यूएस के अंदर बना है या इंडिया में यूज़ हो रहा है. प्रॉब्लम ये है कि जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो चाइना के अंदर बना है. तो जब ये कॉल्स होती है, मतलब मीटिंग्स होती है, चाहे वो ऑडियो मीटिंग हो या फिर वो वीडियो मीटिंग हो, तो ये जो कॉल्स है उनकी जितने भी सर्वर्स है वो चाइना के थ्रू जाते हैं. तो चाइना के थ्रू जब ये जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं कि चाइना जो है वो प्राइवेसी को ख़त्म कर सकता है. और जितनी भी डिटेल्स इसमें डिस्कस की जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, लोगों के बीच में, चाइना उसको यूज़ कर सकता है. और हमें पता ही है कि चाइना इंडिया को कितना ज़्यादा पसंद करता है. तो इस वे में चाइना के हाथों में हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो यहाँ पे जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, इसके बारे में आपको यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए. वन थिंग मोर गाइस कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई सेंटर्स हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो अपडेट हुई है. अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पुराने फैक्ट्स के साथ हम नए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं. तो आपको अपडेटेड रहना होगा. तो सारी लंबी सी लिस्ट है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे तो. यहाँ पे जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, डेवलप किया गया था. और ये बेसिकली करता क्या है, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ होते हैं या फिर जो ई सर्विलेंस एजेंसी है ये एक तरीके की जो कि साइबर सिक्योरिटी के इशूज़ को डील करती है. और इसका जो बेसिकली फंक्शन है वो क्या है कि जितने भी कम्युनिकेशन मेटा डाटा है, मतलब कि मेटा डाटा का क्या मतलब है, ये देखिए क्या होता है कि हर कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन होती है. तो ये जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है ये इसको देखता है और फिर अगर ऐसा कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी में तो उसके लिए कोऑर्डिनेट करता है, गैदर करता है एक्टिविटीज़ को और फिर उनको परफॉर्म करता है. तो देखिए कुछ लोग जो है वो इस चीज़ के लिए कंसर्न भी दिखाते हैं कि इस तरीके से अगर ये इन्फॉर्मेशन हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालता है तो इंडियन सिटीजन्स जो है उनकी प्राइवेसी को एनक्रोच कर सकता है, सिविल लिबर्टीज़ को कर सकता है. बट एज सच कोई भी अब तक केस नहीं देखा गया है. तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनसीसी देखते हैं अगर, तो यहाँ पे साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ये बेसिकली फॉलो करता है कि कोई भी साइबर क्राइम ना हो सके. और इवन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेनिंग भी देता है लोगों को, मतलब कि जो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे आते हैं. और उसके बाद जितनी भी आउटडेटेड लॉज होती है उनको रिव्यू करना भी एनसीसीसी का ही काम है. और यहाँ पे देखिए इंडिया और जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो साथ में काम कर रही है ताकि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का वर्चुअल वर्ल्ड में टेरर ग्रुप्स के थ्रू मिसयूज़ होता है वो भी इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है. तो यहाँ पे जो जूम ऐप है उसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जो कि यूएस के अंडर बनाया गया है, बट सॉफ्टवेयर कहाँ पे बनाया गया है, चाइना के अंदर. नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट सेंसर टू डिटेक्ट द हैवी मेटल आयंस डेवलप. तो देखिए यहाँ पे एक सेंसर बनाया गया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेस के थ्रू, जिसमें कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वाटर के अंदर उनको डिटेक्ट किया जाता है कि कितने लेवल में वो प्रेजेंट है. तो देखिए जो शुरुआत की गई है इस सेंसर की तो वो किसको डिटेक्ट करेगा, लेड के आयंस को करेगा.
तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर हैवी मेटल्स आपको दे दिया जाए ऑप्शन के अंदर, तो आप हैवी मेटल्स को टिक करेंगे। बट अगर हैवी मेटल्स नहीं दे रखे होते हैं और लेड दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेड को ही डिटेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग इससे की गई है। तो देखिए हैवी मेटल्स है क्या, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ मैं आपको। ये क्या है, आपकी वाटर बॉडी है, कोई भी सी समझ लीजिए, रिवर समझ लीजिए, ठीक है। तो सी है, रिवर है, कुछ भी है, उसके अंदर क्या होगा, एक तो छोटी फिश होगी, एक होगी बड़ी फिश, ठीक है। अब ये जो वाटर बॉडी है, इसके अंदर क्या हो गए, हैवी मेटल्स आ गए। तो ये जो छोटी फिश है जो कि इसके अंदर रह रही है, इसलिए पानी के अंदर रह रही है, तो ये जो हैवी मेटल्स थे ये स्मॉल फिश के अंदर चले गए। ये जो स्मॉल फिश थी इसको खाया लार्ज फिश ने, ये लार्ज फिश यहाँ पे आ गई है। अब ये देखिए एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे हम कभी भी फेसेस करते हैं या फिर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। बट ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये बाहर नहीं निकलते, ये हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट रहते हैं। तो जब ये स्मॉल फिश किसी भी हैवी मेटल को लेगी अपनी बॉडी के अंदर, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब ये लार्ज फिश जो है वो स्मॉल फिश को खाएगी, तो ये जो हैवी मेटल इसके अंदर एक्यूमुलेटेड था वो लार्ज फिश के अंदर भी चला जाएगा, और इस बार ये जो अमाउंट है ये थोड़ा बढ़ के जाएगा। अब ये जो लार्ज फिश थी, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर जो है कोई चील उड़ रही है या फिर कोई और बर्ड जो है वो उड़ रहा है जो कि फ़िश के ऊपर फीड करता है, वो इस फिश को खाएगा। तो जो हैवी मेटल है वो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है, एक्यूमुलेटेड है, अब वो इस बर्ड के अंदर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्यूमुलेशन होता रहेगा हैवी मेटल्स का, और जो पूरा इकोसिस्टम है वो इससे अफेक्ट हो जाएगा। तो हैवी मेटल आयंस बेसिकली करते क्या है, ये एक पोटेंशियल थ्रेट कोज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली एक्यूमुलेट हो सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इनको डिटॉक्सिफाई नहीं किया जाता बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। तो उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हैवी मेटल्स की कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। फर्स्ट इसमें आ गया लेड, सेकेंड आ गया इसके अंदर मरकरी, और थर्ड आ गया कैडमियम। और देखिए ये वाली जो न्यूज़ है ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक में कवर करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे करंट अफेयर में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जिसके थ्रू ये बताया गया है या फिर जो बनाई गई है चीज़, तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज जो है वो एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इनको ग्रांटिंग एड देते हैं, कुछ फंड्स देते हैं, जिसके थ्रू इनके प्रोसेसेस होते हैं, काम होते हैं, और इनका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर सिचुएटेड है। और बेसिकली इनका जो काम होता है, जितने भी नैनो स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिक्विड क्रिस्टल्स है, मेम्ब्रेन्स है, हाइब्रिड मटीरियल्स है, इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है, और इसको नैनो मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मेंटर भी किया जा रहा है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट इज ट्राइमेरेसस सैलेजर न्यू स्पीशी ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड। तो देखिए क्या है कि ये एक स्नेक की स्पीशी है जो कि अब मिली है, और ये ग्रीन कलर की दिखती है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पिट वाइपर है उसकी एक न्यू स्पीशी मिली है। अब आपको अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या याद रखना है कि ये कहाँ पे मिली है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली है। ये डायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछा जाएगा। और ये मिली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो जो पैकेट टाइगर रिजर्व है इससे इसको कलेक्ट किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से रट लेना एग्जाम के लिए। ये जो है ये वो ग्रीन पिट वाइपर जो है उसकी स्पीशी इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इसके नोस्ट्रिल्स है और ये जो इसकी आइज है, इसके बीच में एक पिट प्रेजेंट होती है, मतलब एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है जो कि इसको स्पेसिफिकली एक चीज़ प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, तो ये देखिए इसका जो कॉमन नाम अगर हम देखते हैं कि सेवरल विनोमिनल स्नेक्स का क्या क्या है, तो इसको ये देखिए ट्राइमेरेसस जो है ये तो इसका हो गया जीनस नाम, जीनस और स्पीशी के दो नाम हो गए। और जो इसके बाद ये एल्बेरिस है या फिर जो मैक्रोपस है या फिर ये ट्रिग्नोसेफेलस है, ये डिपेंड करता है कि ये किस किस रीजन से बिलोंग करता है। तो एल्बोरेब्रिस जो बिलोंग करेगी इसकी कैटेगरी स्पीशी की, वो साउथ ईस्टर्न एशिया से इंडिया टू चाइना से बिलोंग करेगी, इंडोनेशिया से बिलोंग करेगी। अगर मैक्रोपस स्पीशी है तो ये थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से बिलोंग करेगी। ट्रिग्नोसेफेलस है तो एंडेमिक है ये श्रीलंका का। और ये जो बेसिकली अभी सैलेजर स्पीशी मिली है ये अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक मिली है। तो देखिए ये बेसिकली इतना ज़्यादा है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और इकोलॉजिकली डाइवर्स स्पीशी है, क्योंकि इसके पास एक पिट प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया। और ये जो पिट है ये हीट को सेंस कर सकता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी प्रेजेंट है, और ये फिर उसी तरीके से बिहेव भी करता है। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस को देखते हैं तो
अभी ये अननोन है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि IUCN का स्टेटस इसको क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट इस कोवसैक। तो कोवसैक क्या है बेसिकली, ये देखिए ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये कोवसैक है जिसको कि DRDO के थ्रू बनाया गया है। वन थिंग मोर गाइस कि अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस होते तो प्लीज़ दीजिए। एक कैंडिडेट जो था उन्होंने मेरे को ये सजेशन दिया था कि मैम आप पिक्चर्स इंक्लूड कीजिए ताकि हमें और आसानी से समझ आए, तो मैंने पिक्चर्स इंक्लूड किया। तो अगर आपका कोई ऐसा सजेशन है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए भी ईजी और आपके लिए भी और अच्छा रहेगा वो, तो प्लीज़ सजेशन दीजिए। हमारे आपके सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोवसैक को डिस्कस करते हैं। ये DRDO के थ्रू बनाया गया है जो कि हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है, और ये एक बेसिकली कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क है, मतलब कि एक किट की तरीके से है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पर्सन होगा वो यहाँ पे आके खड़ा होगा, ये जो विंडो है इसके अंदर अपना फेस रखेगा और जितना भी उसके नोज से स्वैब से या फिर जो उसके माउथ का सिक्रीशन है उसको कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको सैंपल रख के टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यूज़ किया जाता है अगर वो भी किसी सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेशेंट को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पेशेंट इसके अंदर मूव करेगा और अपना टेस्टिंग करा लेगा। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है इसके लिए कि अब मान लीजिए कि बहुत सारे पेशेंट्स अगर इसके अंदर बार बार जा रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज चांसेस कि इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि इसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या रखा गया है कि इसको ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट करने की प्रोसेसिंग रखी गई है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ वर्कर्स को बार बार इसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनेस्टोमोसिस। तो देखिए हमें पता है कि पंजाब के अंदर जो एक सब इंस्पेक्टर थे, जब उन्होंने जो निगास थे जो कि एक सिक्स की एक कास्ट होती है, तो इसमें बेसिकली ये जो थे इनको जब रोका गया मंडी के अंदर एंटर करने से तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर का हाथ कट कर दिया था। तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा शेमफुल एक्ट है, इस तरीके से अगर कोई करता है तो दे आर द वर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे देखिए उनका जो हाथ है वो दोबारा जोड़ दिया गया है। तो जिस प्रोसीजर को यहाँ पे यूज़ किया गया है अब वो आपके लिए साइंस सेक्शन से रिलेटेड हो जाता है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। एनेस्टोमोसिस क्या होता है? देखिए एनेस्टोमोसिस क्या होता है कि ये अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो ये देखिए ये क्या है, हमारी कोलोन है। कोलोन के एग्जांपल से मैं बता रही हूँ। तो ये कोलोन जो थी ये ऐसे लंबी ट्यूब थी, ठीक है, इसको यहाँ से कट किया गया, ठीक है। अब कट किया गया उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी या फिर इम्प्लांट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ट्यूब है या फिर ये जो इम्प्लांट है इसको आपकी इंटेस्टाइन से ऐसे अटैच किया जाएगा, यहाँ से भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डाला जा रहा है और फिर जो है इसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था अब उसको कहाँ पे अटैच कर दिया गया है, यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आएगा कि जब हम किसी दो स्ट्रक्चर्स के बीच में एक सर्जिकल कनेक्शन कर देते हैं, मतलब उसको जॉइंट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनेस्टोमोसिस कहते हैं। तो ये टर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्या होता है कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दो उनको कनेक्ट किया जाता है। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स हो सकते हैं जिसको मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, और ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। तो हमारे हाथ के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जो वो हाथ कट किया गया था सब इंस्पेक्टर का, उनकी ब्लड वेसल्स को ज्वाइन कर करके दोबारा उस हैंड को एनेस्टोमोसिस के थ्रू ज्वाइन कर दिया गया है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि वो अब दोबारा अच्छी तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे जो भी उनके काम होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की एक्ट्स फिर भी बहुत ज़्यादा शेमफुल है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई, आपको भी फील हुआ होगा कि जब आप किसी बीमारी से उठते हो और सीवियर बीमारी होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। तो जब आप ICU के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि आप उसके अंदर एडमिट हुए हैं और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जो फैमिली होती है और आप जो होते हैं उसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी रिकवर करनी पड़ती है, आपको फिजिकल हेल्थ भी रिकवर करनी होती है। तो जो लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिकवर नहीं कर पाते उसके अंदर क्रिएट होता है पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। तो क्या होता है कि देखिए जब ICU से कोई भी पेशेंट बाहर निकलता है, अगर हम कोविड-19 के पेशेंट्स को ही अभी इस टाइम में देखें तो उनके अंदर एक इम्पेयरमेंट कोज हुई है, मतलब कि
जो उन्होंने फेस किया वो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, तो इसको हमने पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम का नाम दिया है। ये फिजिकल वीकनेस भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है। कॉग्निटिव का क्या मतलब है कि थिंकिंग एंड जजमेंट, मतलब कि हमारी सोच ही बदल जाती है जब हम किसी बुरे फेज से निकलते हैं, हमारी जजमेंट्स बदल जाती है। उसके बाद मेंटल हेल्थ स्टेटस भी हमारा चेंज होता है। तो ये बेसिकली क्या है, हर बार एक क्रिटिकल इलनेस के थ्रू होता है। और इसको मैं अगर आपको कैसे दिखाऊं तो देखिए, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है, इसमें दो लोग इफेक्ट होते हैं। एक तो जो पेशेंट है वो इफेक्ट होता है, उसके बाद उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो फैमिली अगर इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, कि मतलब एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि वो अपना जो पेशेंट है वो भी उनका फैमिली मेम्बर है, उनको देख के परेशान रहेगी। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन होना, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, पोस्ट आईसीयू जो भी सिंड्रोम होता है। और जो पेशेंट है उसको तो मेंटल हेल्थ से भी सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मैंने आपको बताया, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो जाती है। फिजिकल इम्पेयरमेंट में क्या होता है, बेसिकली पल्मोनरी न्यूरोमस्कुलर जो सिंड्रोम्स होते हैं वो होते हैं। पल्मोनरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमेशा कि आपसे लंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो पल्मोनरी टर्म डिनोट करती है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर क्या, कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके फिर आगे काम करती है। मसल्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, किस तरीके से इनहेल करना है, किस तरीके से एक्सहेल करना है, क्या एक्टिविटी हमको करनी है, ये पूरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये इम्पेयर होता है, जिसकी वजह से अगेन डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। तो ये करंट अफेयर डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले तो सॉरी बोल दूँ मैं कि जो क्वेश्चन था लास्ट मैंने आपको वीडियो में दिया था, तो वो यार मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, कि वो कहाँ मिसप्लेस हो गया, मुझे बिल्कुल भी वो मिला नहीं, तो उसके लिए सॉरी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश कि आपने सबसे पहले आंसर किया। आज लोकेश के साथ मैं एक और नाम लेना चाहूँगी, वानी साजिया का। तो वानी, आप बहुत परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं आंसर, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट आंसर कर देते हैं, बट आप ऐसे ही कीजिए। और आप दोनों के लिए हम विश करते हैं, और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आंसर करते हैं उनके लिए हम विश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, उससे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एन ई सर्विलेंस एजेंसी इन इंडिया, एंड सेकेंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपके सामने दोनों स्टेटमेंट, अब आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। इसमें ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं, होम अफेयर्स के अंडर मिनिस्ट्री के ये आती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, हैवी मेटल्स आयंस कैन नॉट इजीली बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज दे कैन डिटॉक्सिफाइड बाय एनी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें आपको ऑप्शंस बताने, ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इजीली एक्यूमुलेट हो जाते हैं हैवी मेटल्स बॉडी के अंदर और वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाते। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइदर 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन इज, आर न्यू स्पीशी ऑफ ग्रीन पिट वाइपर हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। तो ए इज मानस टाइगर रिजर्व, बी इज पैके टाइगर रिजर्व, सी इज पन्ना टाइगर रिजर्व, एंड डी इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, पैके टाइगर रिजर्व। वन थिंग मोर गाइस, कि मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हिंदी मीडियम का भी कंटेंट लाइए। हिंदी मीडियम का कंटेंट थोड़ा कम है, बट मेरे को क्वेश्चंस मुझे मिले हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। हम लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं उस वजह से कि आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहे, क्योंकि मैं वहाँ पर तभी की तभी अपडेट कर देती हूँ अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है आपके पास। तो प्लीज़ उससे आप कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चित्र जनरल लैम्प एंड सॉरी दिस इज नोट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कल के लिए क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपका हो गया टफ साइड का क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको ईजी मीडियम में दे चुकी हूँ। आज एक टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो इसमें की फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6-member committee consisting of the prime minister as its head, the speaker of Lok Sabha, deputy chairman of Rajya Sabha, leader of opposition and in both the houses of parliament and central home minister. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है. आपको अपनी पॉलिटी रिवाइज करनी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और इसे अटेम्प्ट करना है. तो ए इज 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर कीजिएगा. आई होप आप जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे इसको और सही आंसर करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.